मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं किया। मैंने स्नेहा को मैनेजर की पोस्ट इसलिए दी क्योंकि वो पूरी तरह से इस पोस्ट के काबिल है। अमन्यु बोला। लेकिन भाई, वो ये जॉब खुद छोड़ कर गई थी। नमन बोला। रियली? वो ये जॉब खुद छोड़ कर गई थी या तुमने उसे मजबूर किया था यह जॉब छोड़ने के लिए? अमन्यु थोड़ा गुस्से में बोला। तो नमन उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। ओह, तो मतलब मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया? नमन खुद में बड़बड़ाया। नमन, तुम स्नेहा के सामने ऐसी शर्त रख भी कैसे सकते हो? स्नेहा तो बस मुझे और अनबी को पास लाने की कोशिश कर रही है। अमन्यु आगे बोला। लेकिन नमन चुपचाप उसे सुनता रहा। यही तो मैं नहीं चाहता भाई, कि वो आपके करीब आए। वो लड़की फिर से आपके करीब आएगी और फिर से आपका दिल तोड़ देगी। नमन खुद से बोला। तुम अच्छे से जानते हो कि अनबी मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत थी। अनबी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम देखना, जब अनबी को सब याद आ जाएगा तो वो मेरे पास दौड़ी चली आएगी। एक ना एक दिन वो मेरे प्यार को जरूर समझेगी। अभिमन्यु बोला। लेकिन नमन ने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक अभिमन्यु को देखता रहा। होप सो भाई कि ऐसा ही हो। अगर आपको लगता है कि अनबी आपके प्यार को समझेगी तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको आपका प्यार मिल जाए। लेकिन अगर इस बार उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद नमन बोला। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो उसके गले से लग गया। तभी अभिमन्यु का फ़ोन बज उठा। अभिमन्यु ने देखा तो उसके मैनेजर का फ़ोन था। बात करने के बाद अभिमन्यु ने फ़ोन कट किया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। मुझे जाना होगा। होप सो कि स्नेहा को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभिमन्यु नमन से बोला। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना। मैं उसे अच्छे से देख लूँगा। नमन बोला तो अभिमन्यु अपनी दोनों बहुएं ऊपर उठाकर उसकी ओर देखने लगा। मेरा मतलब है कि अगर उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से देख लूँगा। नमन बोला। हाँ, मुझे शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। अभिमन्यु बोला तो नमन ने चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। नमन को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभिमन्यु वहां से आ गया। नमन अपनी चेयर पर बैठ गया और सोचने लगा। फिर वो अपना काम करने में लग गया। कुछ देर बाद नमन के केबिन का डोर नॉक हुआ तो नमन ने डोर की तरफ देखा। कम इन, नमन बोला तो हाथ में एक फाइल लिए स्नेहा अंदर आ गई। नमन अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए अपना काम करता रहा। सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे, स्नेहा बोली तो लैपटॉप पर दौड़ती ही उसकी उंगलियां अचानक से रुक गईं। नमन ने नजरें उठाकर स्नेहा की ओर देखा और फिर अपना काम करने में लग गया। रख दो, नमन अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। आपके साइन अर्जेंट हैं। अगर इस फाइल पर साइन नहीं हुए तो रायचंद से हमारी डील रुक जाएगी और हम टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। स्नेहा बोली। क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है मुझे। नमन बोला तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। ठीक है, अगर ये ऑर्डर आज के आज पूरा नहीं हुआ तो कंपनी को लॉस होगा। फिर मुझे मत ब्लेम करना। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ सिर्फ एज ए मैनेजर नियुक्त किया है, इस कंपनी का मालिक नहीं बनाया। नमन बोला। मेरी इस कंपनी में क्या वैल्यू है मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे बॉस बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा वो तुम्हारे लिए नहीं कहा, बल्कि इस कंपनी के फायदे के लिए कहा। अगर तुम्हें साइन करना है करो, वरना भाड़ में जाओ। स्नेहा भी गुस्से में बोली और नमन के केबिन से बाहर जाने के लिए मुड़ी तो नमन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वैसे तुम जैसी चालाक और बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिस नौकरी को बड़े घमंड से छोड़ कर गई थी, वहीं वापिस आ गई, वो भी मेरे भाई से मेरी शिकायत करके। नमन बोला तो उसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा के कदम वहीं रुक गए। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे खड़े होने का। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो बस जीजू के कहने पर। स्नेहा गुस्से में नमन से बोली तो नमन हंस दिया। जीजू के कहने पर यहाँ आई हो या फिर पैसों के लिए? नमन बोला। कहना क्या चाहते हो तुम? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। यही कि तुम अनबी और भाई को इसलिए करीब ला रही हो ताकि अब मन्नू राजपूत तुम्हारे एहसानों तले दब जाए और फिर तुम्हें उसके नाम, उसके रुतबे और स्पेशली उसके पैसों का फ़ायदा मिल सके। नमन बोला तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, यह मुझे तुम जैसे घटिया इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा बोली और वहां से चली आई।
नमन कुछ देर उस ओर देखता रहा जहाँ से स्नेहा अभी अभी बाहर गई थी। स्नेहा ने गुस्से में अपने केबिन का डोर खोला और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। नमन की कई बातें उसके दिलो दिमाग में घूमने लगीं। यही कि तुम अनवी और भाई को इसलिए करीब ला रही हो ताकि अभिमन्यु राजपूत तुम्हारे एहसानों तले दब जाए और फिर तुम्हें उसके नाम, उसके रुतबे और स्पेशली उसके पैसों का फ़ायदा मिल सके। स्नेहा ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में नमी आंसू बनकर उसके गालों पर लुढ़क आई थी। तभी उसके केबिन का डोर खुला और स्वाति अंदर आ गई। लंच टाइम। स्नेहा के केबिन का डोर खोलते ही स्वाति बोली। स्वाति की आवाज़ सुनकर स्नेहा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ? स्वाति ने स्नेहा से पूछा। क्या हुआ? स्नेहा ने कहा। हाँ, बॉस ने कुछ कहा क्या? स्वाति बोली। वो क्या कहेगा? उसकी इतनी हिम्मत? स्नेहा बोली तो स्वाति उसकी ओर देखने लगी। हो गया तेरा? चल अब जल्दी से बता कि क्या हुआ। स्वाति ने पूछा तो स्नेहा उसके गले से लगकर फूट पड़ी। नमन ने स्नेहा से जो कहा, स्नेहा ने स्वाति को सब कुछ बता दिया। हाउ डियर ही, जब वो तुझे जानता ही नहीं है तो तेरे बारे में ऐसी राय कैसे दे सकता है? स्वाति हैरान होते हुए बोली। मैंने कहा था जीजू से कि मुझे वापस से जॉब नहीं चाहिए, मुझे इस जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना, लेकिन जीजू ने मेरी एक नहीं सुनी। इसने भारी मन से बोली। तो तू अब मन्नू सर से क्यों नहीं बात करती? स्वाति बोली। अगर मैं जीजू से बात करूंगी तो इसे लगेगा कि मैं जानबूझकर इसके भाई से इसकी शिकायत करती हूँ। इसे चार बातें और कहने का मौका मिल जाएगा। स्नेहा बोली। तो फिर क्या इसे ऐसे ही झेलती रहेगी? स्वाति ने पूछा। जब तक अनवी और मन्नू जीजू एक साथ नहीं आ जाते तब तक। उसके बाद मैं अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। जीजू की खातिर मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा, और अगर मैंने अभी ये जॉब छोड़ दी तो माँ का इलाज रुक जाएगा और साथ ही साथ मीनू का कॉलेज भी बंद हो जाएगा। जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। फिलहाल मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। स्नेहा बोली। तो तू अब मन्नू सर से बोल कि वो तुझे दूसरी कंपनी में जॉब दे दें। स्वाति बोली। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो उस नमन की कई बातें सच साबित हो जाएंगी। स्नेहा बोली। हाँ, चल अब अपना मूड ठीक कर और आजा खाना खा ले। स्वाति स्नेहा से बोली। मुझे भूख नहीं है। स्नेहा बोली। तेरा फेवरेट पुलाव लाई हूँ। स्वाति बोली तो स्नेहा के मुंह में पानी आ गया। स्वाति ने एक स्पून में राइस को भरा और स्नेहा के मुंह में डाल दिया। शाम का समय, एवेन्यू अपार्टमेंट। अपने रूम में बैठी हुई अनवी एक बुक पढ़ रही थी। तभी डोर बेल बजी। कोमल, देखना तो बाहर कौन है। अनवी ने अपनी केयर टेकर को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। डोर बेल फिर से बज उठी। कोमल भी ना, पता नहीं क्या कर रही है, मैं ही देखती हूँ। अनवी खुद से बोली और धीरे धीरे बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने पास ही पड़ी छड़ी को उठाया और उसके सहारे लेकर बाहर की ओर चल पड़ी। अनवी ने डोर खोला तो सामने देखकर हैरान हो गई। सामने हाथ में फ्लावर लिए अभिमन्यु खड़ा था। उसने एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ था। आप? अभिमन्यु को देखते हुए अनवी बोली। जी, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अभिमन्यु बोला। जी क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। अनवी बोली। अंदर नहीं बुलाएंगी? अभिमन्यु बोला। मैंने कब मना किया, आइए ना। अनवी बोली। अंदर आने के लिए रास्ता भी तो नहीं दे रही हैं आप। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला। ओह सॉरी, आइए ना। अनवी बोली और जैसे ही पीछे हटने लगी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गई। अनवी गिरती इससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अनवी को संभालते संभालते अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता नीचे जमीन पर बिखर गया। लेकिन इस वक्त अभिमन्यु का पूरा ध्यान अनवी को संभालने में लगा हुआ था, तो इन सब में फ्लावर उसके हाथ से कब छूट गए उसे पता भी नहीं चला। अभिमन्यु और अनवी की नज़रें आपस में टकराईं तो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। कितनी कशिश है इनकी आंखों में, बस प्यार ही प्यार नजर आता है, बेपनाह प्यार। ऐसा लगता है कि आंखें कुछ कहना चाहती हैं। तेरी आंखों की कशिश खींचती है मुझे इस तरह, ये दिल सिर्फ बताता ही नहीं, बहक जाने की जिद भी करता है। अभिमन्यु की आंखों में खोई हुई अनवी अपने मन में बोली। यह मत पूछो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस इतना जान ले कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। अम्बी की आंखों में देखते हुए अब मन्नू ने अपने मन में बोला। एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए थे
कि आसपास की उन्हें कुछ होश ही नहीं थी। सॉरी मैम साहब, वो मैं बाथरूम में थी, कोमल एंट्रेंस तक आते हुए बोली। उसने जब अभिमन्यु और अनबी को एक दूसरे में खोए देखा तो वो वहीं रुक गई और उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। मैम साहब, कोमल ने अनबी को जोर से आवाज़ लगाई। कोमल की आवाज़ सुनकर दोनों होश में आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुरा लीं। तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु ने अनबी से पूछा और उसे ठीक से खड़ा किया। हाँ, अनबी अपने हाथ से अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए बोली। ओह सिड। जमीन पर पड़े हुए फ्लावर्स पर अभिमन्यु की नजर गई तो वो बोला, इट्स ओके मिस्टर राजपूत, कोमल उठा लेगी। अनबी बोली तो कोमल नीचे फ्लावर को इकट्ठा करने लगी। अरे नहीं, ये फ्लावर मैं आपके लिए लेकर आया था। खैर, वैसे अगर आपको नीचे से उठा कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभिमन्यु अनबी से बोला। जी नहीं। अभिमन्यु की बात सुनकर अनबी हंस दी। अभिमन्यु जल्दी से फ्लावर्स को इकट्ठा करने लगा। कोमल ने भी उसकी हेल्प कर दी। कुछ ही देर में सारे फ्लावर्स अभिमन्यु के हाथ में थे। अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में से चॉकलेट निकाली और अनबी की तरफ बढ़ा दी। थैंक्स। आपको कैसे पता चला कि मुझे गुलाब और चॉकलेट पसंद है? अनबी ने अभिमन्यु से पूछा। मुझे लगा कि आपको पसंद होंगे, क्योंकि हर लड़की को गुलाब और चॉकलेट पसंद होती है, अभिमन्यु सोचते हुए बोला। अभिमन्यु की बात सुनकर अनबी मुस्कुरा दी। वाह, वेरी नाइस। अनबी फ्लावर्स की स्मेल करते हुए बोली। क्या हो रहा है यहाँ पर? स्नेहा डोर के पास आई तो उसने अभिमन्यु और अनबी को सामने ही खड़े पाया। कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि इनसे मिलते हुए जाऊं। अभिमन्यु स्नेहा की तरफ घूमते हुए बोला। अच्छा किया, लेकिन आप दोनों यहाँ एंट्रेंस पर क्यों खड़े हैं? स्नेहा ने पूछा। ये बस अभी अभी आए हैं, अनबी बोली। वाह, गुलाब चॉकलेट, क्या बात है। स्नेहा ने अनबी के हाथ में गुलाब के फूल और चॉकलेट देखे तो बोली। एक मिनट, कहीं आपने अनबी को प्रपोज तो नहीं किया? अभिमन्यु और अनबी कुछ कहते उससे पहले ही स्नेहा बोली। स्नेहा की बात सुनकर अनबी और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे को आंखें बड़ी करके देखने लगे। स्नेहा, क्या बोल रही है तू? अनबी दांत पीसते हुए स्नेहा से बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो बस फॉर्मल है। और ये अनबी नहीं, अनन्या है। अभिमन्यु स्नेहा से बोला तो उसने अपनी दोनों बहुओं को ऊपर उठा लिया। जानती हूँ, लेकिन अन्या बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने अनन्या को अनबी में कन्वर्ट कर दिया। अब से मैं इसे अनन्या नहीं, अनबी बुलाऊंगी, स्नेहा बोली। तो ठीक है, फिर मैं भी इन्हें अनबी ही बुलाऊंगा, अगर इन्हें कोई एतराज़ ना हो तो। अभिमन्यु अनबी की ओर देखते हुए बोला। मुझे क्या एतराज़ होगा? ये ज़िंदगी आप दोनों की दी हुई है। एक तरफ से मेरे लिए तो मेरा नया जन्म है, तो आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अनबी मायूस होते हुए बोली। अब तेरा हो गया तो अंदर चलें या इन्हें यहीं खड़े रखने का इरादा है? स्नेहा बोली तो सब हंस पड़े। फिर सब लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गए। कोमल भी उनके साथ पीछे पीछे लिविंग एरिया में आ गई। स्नेहा की नज़र पास ही खड़ी कोमल पर गई तो वो उसके पास आ गई। कोमल जी, घर में मेहमान आए हैं तो जाइए, जाकर उनके लिए कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम कीजिए। यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखे खड़े मत रहिए। स्नेहा बड़े ही प्यार से मीठे स्वर में कोमल से बोली। जी मेम साहब, अभी लाई, कोमल बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। अनबी, अम्मनी और स्नेहा भाई लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर में कोमल चाय और स्नैक्स लेकर वहां आ गई। काफी देर तक तीनों में खामोशी छाई रही। बीच बीच में अनबी और अभिमन्यु की नजरें आपस में टकरा जाती तो दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें चुरा लेते। हम यहाँ किसी की शोक सभा में आए हैं क्या? स्नेहा बोली तो अभिमन्यु और अनबी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। नहीं, मेरा मतलब है हम सब ऐसे चुपचाप बैठे हैं। अगर आप दोनों को आपस में कुछ बात करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, स्नेहा बोली और उठकर जाने लगी तो अनबी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर वापस बिठा दिया। क्या कर रही है तू? अनबी बोली। तो फिर कुछ तो बात करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मज़े से बैठकर टीवी देखूंगी और चाय पीऊंगी, स्नेहा बोली। हाँ, चुपचाप यहीं बैठ जा, अनबी बोली तो स्नेहा मुँह बनाते हुए वहीं बैठ गई। अभिमन्यु जी, आप ही कुछ बात कर लीजिए, स्नेहा अभिमन्यु से बोली। उसने अभिमन्यु को आंखों से इशारा करके अनबी से बात करने के लिए कहा। क्या? अभिमन्यु ने भी अपनी दोनों भौहें ऊपर उठाकर उससे इशारे से पूछा। हे भगवान, इस लड़के को बिजनेस चलाना तो आता है, लेकिन एक लड़की से बात कैसे की जाती है यह नहीं आता। ऐसे कैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी? अभिमन्यु को घूरते हुए स्नेहा
मुंह बनाते हुए खुद से बोली। तुम्हारा दिन कैसा रहा आज ऑफिस में? अभिमन्यु ने स्नेहा को खुद को घूरते हुए देखा तो उसने उसी से सवाल पूछ लिया। अभिमन्यु का सवाल सुनकर स्नेहा की आंखों के सामने ऑफिस के सारे दृश्य घूमने लगे। उसके कानों में नमन की जली कटी बातें गूंजने लगी। क्या हुआ? नमन ने कुछ कहा क्या? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अभिमन्यु ने स्नेहा से पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक था। आपके भाई ने तो बहुत अच्छे से खातिरदारी की मेरी, और उसने ऑफिस का आज का दिन तो इतना स्पेशल बना दिया कि आज के दिन को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। स्नेहा अभिमन्यु से बोली। सच में? अभिमन्यु स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला। हाँ सच में। स्नेहा झूठी हंसी हंसते हुए बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। उसका ध्यान सामने बॉल पर लगी घड़ी पर गया तो वो उठ खड़ा हुआ। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, अभिमन्यु बोला। कुछ देर और रुक जाइए, अनवी बोली। नहीं, मुझे काफी देर हो गई है यहाँ आए हुए। माँ इंतजार कर रही होंगी, अभिमन्यु बोला। अगर अनवी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाइए ना, इसने अभिमन्यु से बोली तो अभिमन्यु अनवी की ओर देखने लगा। हाँ हाँ, खाना खाकर जाइए। स्नेहा की बात सुनकर अनवी हड़बड़ाते हुए बोली। फिर कभी, अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला। उसने एक नज़र अनवी को देखा और फिर वहां से बाहर आ गया। अभिमन्यु पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी के पास आ गया। अभिमन्यु गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और राजपूत विला की ओर मोड़ ली। इधर अभिमन्यु के जाने के बाद अनवी स्नेहा को घूरने लगी। स्नेहा ने अनवी को खुद की ओर ऐसे देखते हुए पाया तो वो चुपचाप अपने रूम में खिसकने लगी। रुक, वहीं रुक, अनवी बोली तो स्नेहा ने अपने कदम वहीं जमा लिए। स्नेहा ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। वो अच्छे से जानती थी कि अब उसकी सामत आने वाली है। क्या बोल रही थी तू? अनवी स्नेहा से बोली। क्या बोल रही थी मैं? स्नेहा अनजान बनते हुए बोली। कहीं आप अनवी को प्रपोज तो नहीं कर रहे? अनवी ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को ऊपर उठाया और उसे स्नेहा की बैक पर ठोक दिया। अकेले में बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ, अनवी छड़ी को फिर से स्नेहा की बैक पर ठोकते हुए बोली। अनवी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाइए। अनवी ने स्नेहा की दूसरी साइड बार किया। अरे क्या कर रही है, लग रही है, स्नेहा बोली। तभी तो मार रही हूँ ताकि तेरी अकल ठिकाने आ जाए, अनवी बोली। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे, स्नेहा खुद को अनवी के बार से बचाते हुए बोली। हाँ मेम साहब, स्नेहा मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, कोमल बोली। तू चुपचाप अपना काम कर, अनवी कोमल को डांटते हुए बोली। अनवी फिर से स्नेहा की ओर लपकी तो उसे अचानक चक्कर आ गया, लेकिन स्नेहा ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। स्नेहा कोमल की हेल्प से अनवी को उसके रूम तक ले गई। स्नेहा ने अनवी को बेड पर लेटाया और उसे पानी पिलाया। राजपूत विला। अब मन्नू की गाड़ी राजपूत विला के पार्किंग एरिया में जाकर रुक गई। अब मन्नू गाड़ी से निकला और अंदर की ओर बढ़ गया। अब मन्नू अंदर आया तो वैशाली जी लिविंग एरिया में खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अब मन्नू ने वैशाली जी को देखा तो उनके पास आ गया। अब मन्नू ने उन्हें पीछे से हक कर लिया और उनके कंधे पर अपनी चिन को टिका लिया। वैशाली जी ने भी बड़े प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। आ गया मेरा बच्चा। फोन काटने के बाद वैशाली जी बोली। हाँ, अब मन्नू बोला। अनवी से मिलकर आ रहा है। वैशाली जी अब मन्नू का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए बोली। आपको कैसे पता? अब मन्नू ने हैरानी से वैशाली जी को देखा। माँ हूँ तेरी, और ये तेरा खिला हुआ चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तू अनवी से मिलकर आ रहा है, वैशाली जी बोली। हाँ, उसी से मिलने गया था, अब मन्नू बोला। कैसी है मेरी बहू? वैशाली जी ने पूछा। पहले से बेहतर है, अब मन्नू बोला। पापा कहाँ हैं? अब मन्नू ने पूछा। कहाँ होंगे? स्टडी रूम में बैठे हैं, और दिल्ली में तू जो फैक्ट्री लॉन्च करने जा रहा है ना, उसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, वैशाली जी बोली। ओके, अब मन्नू बोला। फिर उसने अपना ऑफिस बैग उठाया और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। लो, ये भी गया। अब टेबल पर डिनर सजा दो और फिर इन बाप बेटे का इंतजार करते रहो। अब मन्नू को जाते हुए देख वैशाली जी खुद से बोली। पापा। मन्नू ने स्टडी रूम का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। अरे अच्छा हुआ जो तू आ गया। ये देख, कंपनी को लेकर मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है, एक बार तू चेक कर ले। राजेंद्र जी ने अब मन्नू को देखा तो बोले। पापा, अगर प्रोजेक्ट फाइल आपने तैयार की है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, अब मन्नू बोला।
अब मेरी उम्र के साथ साथ मेरे काम करने के तरीके भी पुराने हो गए हैं। तुम आजकल की जनरेशन के पास काम करने के नए तरीके हैं, तो उस हिसाब से अगर कोई चेंज करना हो तो कर सकते हो। राजेंद्र जी बोले, किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो? आप अब मनु ने अभी इतना ही बोला था कि राजेंद्र जी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। किसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? राजेंद्र जी बोले, अभी अभी तो आपने कहा। अब मनु बोला, मैंने कहा कि मेरी तरह तरीके भी पुराने हो गए हैं, बूढ़े नहीं। मैं नहीं, और बूढ़ा किसे बोला तूने? बूढ़ा होगा तेरा बाप, समझा तू? राजेंद्र जी बोले तो अब मन्नू उनकी तरफ देखने लगा। हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। अब मन्नू धीरे से बड़बड़ाया, क्या कहा तुमने? फिर से बोल जरा। राजेंद्र जी बोले, मैंने कहाँ कुछ कहा। अब मन्नू बोला, अपनी माँ की तरह बात को घुमा मत, साफ साफ बता, क्या कहा तूने अभी? राजेंद्र जी बोले, अरे माँ बुला रही हैं खाने के लिए, चलिए। अभिमन्यु बोला और जल्दी से स्टडी रूम से बाहर आ गया। बच गया आज तो, अभिमन्यु बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी उसे वहां से नमन अपने रूम में आते हुए दिखाई दिया। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे उसके रूम की तरफ आ गया। नमन, अभिमन्यु ने नमन को आवाज लगाई तो नमन भाई रुक गया। जी भाई, नमन बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु बोला तो नमन उसकी ओर देखने लगा। लगता है उस चुईया ने फिर से भाई से मेरी कंप्लेंट कर दी है, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? स्नेहा को कोसते हुए नमन अपने मन में बोला। जी भाई, नमन बोला, वो मिस्टर रायचंद का फोन आया था, उनका ऑर्डर रेडी है? अब मन्नू ने पूछा तो नमन सोच में पड़ गया। ओह सेठ, वो जंगली बिल्ली मुझसे साइन भी लेने आई थी और मुझे वार्न भी किया था उसने, लेकिन मैंने गुस्से में साइन ही नहीं किए। मेरी वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और भाई और पापा की डांट अलग से पड़ेगी। नमन अपने मन में बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गया? तू जानता है ना कल डिलीवरी की लास्ट डेट है। तूने ऑर्डर को अच्छे से चेक तो कर लिया ना? अब मनु बोला, हाँ भाई, उनका ऑर्डर रेडी है, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर चेक नहीं किया और फाइल पर साइन करने भी बाकी हैं। नमन बोला, व्हाट? तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तू जानता है ना, कल अगर टाइम पर माल नहीं पहुंचा तो हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। जो माल हम हमेशा टाइम से पहले डिलीवरी करते आए हैं, वो अगर दिए हुए टाइम से लेट पहुंचेगा तो कितनी इंसल्ट होगी हमारी। पहली बार होगा जब हम माल को टाइम से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मन्नू नमन से गुस्से में बोला, सॉरी भाई, वो मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मेरे माइंड से ही निकल गया। डोंट वरी, मैं सुबह जल्दी जाकर ही सारा माल चेक कर लूंगा। नमन बोला, हाँ मैं स्नेहा को भी बोल देता हूँ, वो भी सुबह जल्दी आकर तेरी हेल्प कर देगी। अब मन्नू बोला तो नमन आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगा। भाई, उसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही कर लूंगा। नमन बोला, अगर तेरे से होता तो सब कुछ टाइम से पहले रेडी होता। अभिमन्यु बोला और उसने स्नेहा का नंबर डायल कर दिया। स्नेहा, क्या तुम सुबह जल्दी ऑफिस आ सकती हो? स्नेहा के फोन उठाते ही अभिमन्यु बोला, हाँ जीजू, लेकिन हुआ क्या? स्नेहा बोली, अगर नमन को याद नहीं था तो तुम तो उसे याद करवा सकती थी ना कि रायचंद कंपनी को माल डिलीवर करने की लास्ट डेट है कल। अभी तक माल भी चेक नहीं हुआ। अगर माल टाइम से डिलीवर ना हुआ और चेक ना हुआ तो पहली बार होगा कि हमारा नाम खराब होगा। अभिमन्यु बोला, जीजू, वो मैंने बॉस को फाइल दे दी थी साइन करने के लिए, और डोंट वरी जीजू, मैंने सारा माल भी चेक कर लिया और उसकी सारी डिटेल्स भी है मेरे पास। मैं आपको अभी सारी डिटेल्स सेंड कर देती हूँ। स्नेहा बोली, थैंक गॉड, किसी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अब मनु नमन को घूरते हुए बोला, मेरी मिस्टर रायचंद से भी बात हो गई थी। अगर आपको माल रिचेक करना है तो दोपहर 2 बजे तक का टाइम है हमारे पास। स्नेहा बोली तो अब मन्नू थोड़ा रिलैक्स हुआ। इट्स ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब मन्नू बोला और उसने फोन काट दिया। स्नेहा ने सारा माल चेक कर लिया है और मिस्टर रायचंद से भी बात कर लिया है। अब तू सुबह जाकर फाइल पर साइन कर देना। अब मन्नू बोला और फिर अपने कमरे में आ गया। समझती क्या है खुद को? अगर माल चेक कर लिया था तो मुझे बता देती, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी अकड़ में ही रहना है। नमन खुद में बड़बड़ाया और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। एवेन्यू अपार्टमेंट। क्या हुआ, किसका फोन था? बॉस का, अनमी ने स्नेहा से पूछा। नहीं, बॉस का फोन था, स्नेहा बोली। बॉस का बॉस? अनवी ने पूछा। हाँ, बॉस का बॉस, अभिमन्यु राजपूत। इतना फर्क है ना दोनों भाइयों में, एक देव है
तो एक राक्षस। स्नेहा अभिमन्यु और नमन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन देते हुए बोली। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, देव कौन है और राक्षस कौन है? अनवी ने स्नेहा से पूछा। ये तो क्लियर ही है कि अभिमन्यु देव है और नमन राक्षस, एरोगेंट राक्षस। एक भाई इतना समझदार और दूसरा मंदबुद्धि, एक दूसरे की तकलीफों को समझने वाला, एक दूसरा दूसरों की तकलीफें बढ़ाने वाला। मुझे तो उस नमन पर और उसके बारे में सोच कर ही गुस्सा आता है उस पर, स्नेहा बोली। और फिर उसका ध्यान अनवी की ओर गया तो उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। अच्छा, एक बात तो बता कि तुझे अभिमन्यु कैसा लगता है? स्नेहा ने अनवी से पूछा। तू ये मुझसे क्यों पूछ रही है? अनवी बोली। ऐसे ही, जनरली। बता ना, तुझे कैसा लगता है मनु राजपूत? मतलब यह कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो वैसा है भी या नहीं, या वो भी अपने भाई की तरह राक्षस प्रवृत्ति का ही है? स्नेहा बोली। नहीं, वो राक्षस नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसकी आंखें उसकी अंदर की अच्छाई को साफ साफ बयां करती हैं। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी क्राउड तो उसके आसपास भी नहीं भटकता। धरती से जुड़ा रहने वाला, सबका आदर करने वाला, समय का पाबंद, दूसरों की हेल्प करने वाला, विनम्र है, समझदार है। एक अच्छे व्यक्ति में जो जो गुण होने चाहिए उसमें वो सब है। अनवी अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए बोली। अभिमन्यु के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक भीनी भीनी सी मुस्कुराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। बाओ, तुझे इतना सब कैसे पता? स्नेहा ने अनवी से पूछा तो वो एकटक उसकी ओर देखने लगी और फिर उसने अपनी नजरें स्नेहा से चुरा ली। इतना सब मैं कैसे जानती हूँ उसके बारे में, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस उसे देखकर मुझे जो महसूस हुआ मैंने तुझे बता दिया। अनवी बोली। ओह, तो मैडम के अंदर के एहसास अभी जिंदा हैं। अच्छी बात है, इसने अपने मन में बोली और फिर मन ही मन मुस्कुरा दी। तू देखना, उसकी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। अनवी बोली। मैं तो कह रही हूँ कि तू बन जा वो लड़की। स्नेहा खुश होते हुए बोली तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। ये क्या बोल रही है तू? अनवी स्नेहा को हैरानी से देखते हुए बोली। क्या गलत कहा मैंने? उसकी जिंदगी में आने वाली वो लड़की तू भी तो हो सकती है ना? स्नेहा अनवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनवी स्नेहा के हाथों से अपने हाथ खींचते हुए बोली। स्नेहा आंखें बड़ी करके अनवी को देखने लगी। ये क्या बोल रही है तू? अनवी स्नेहा को हैरानी से देखते हुए बोली। क्या गलत कहा मैंने? उसकी जिंदगी में आने वाली वो लड़की तू भी तो हो सकती है ना? स्नेहा अनवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनवी स्नेहा के हाथों से अपने हाथ खींचते हुए बोली। स्नेहा आंखें बड़ी करके अनवी को देखने लगी। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है तुझमें? स्नेहा बोली। कमियां ही कमियां हैं मुझ में। मेरे तो घर वालों ने भी नहीं अपनाया, एक बार मेरी बात तक नहीं सुनी। जिसे प्यार किया उसने इतना सा भी विश्वास नहीं दिखाया मुझ पर। अगर मुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की उसकी जिंदगी में आई तो उससे बड़ा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अनवी खुद की किस्मत पर हंसते हुए बोली और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेवकूफ थे वो लोग, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है। और फिर जिन लोगों को तुम्हारी कदर ही नहीं है उनके बारे में सोचकर आंसू क्यों बहा रही हो? अपने बीते हुए कल से बाहर आओ और अपने आज में जीना सीखो। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम जिसका भी हाथ थामोगी वो दुनिया का लकीस्ट पर्सन होगा। और फिर हीरे की पहचान तो जौहरी ही कर सकता है ना? स्नेहा बोली तो अम्बी उसकी तरफ देखने लगी। अनवी स्नेहा के गले से लग गई। अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अगर इस वक्त मेरे सामने नमन राजपूत भी आ जाए ना तो उसे भी कच्चा चबा जाऊं मैं। स्नेहा अनवी को अपने सामने करते हुए बोली तो अनवी बिना हंसे नहीं रह सकी। कोमल कोमल को आवाज लगाते हुए स्नेहा अनवी के कमरे से बाहर आ गई। जी मैम साहब, कोमल ने आवाज दी। खाना रेडी है क्या? स्नेहा ने कोमल से पूछा। जी मैम साहब, बस डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी हूँ, कोमल बोली। जल्दी लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, स्नेहा बोली और खाना टेबल पर रखने में कोमल की हेल्प करने लगी। खाना डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद स्नेहा अनवी को भी ले आई। फिर दोनों ने एक साथ में मिलकर खाना खाया। अगली सुबह सुबह अलार्म बजने के साथ ही नमन अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। नमन जल्दी से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया।
कुछ ही देर में वो नहाकर बाहर आ गया। उसने अलमीरा में से अपने कपड़े निकाले और पहनकर ऑफिस के लिए रेडी हो गया। नमन ने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मुझे उस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सारा माल मैं खुद जाकर चेक करूंगा और फिर खुद ही सारा माल लोड करवाकर टाइम से पहले ही रायचंद कंपनी तक पहुंचा दूंगा। इससे भाई का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नमन खुद को मिरर में देखते हुए बोला और फिर अपना लैपटॉप वाला बैग लेकर नीचे आ गया। वैशाली जी सुबह की आरती के लिए नहा धोकर अभी अपने रूम से बाहर आई ही थी। उन्हें सीढ़ियों से उतरता हुआ नमन दिखाई दिया। नमन, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? वैशाली जी ने नमन से पूछा। माँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। नमन वैशाली जी के पैर छूते हुए बोला। अरे लेकिन मुझे तो बता देता, मैं नाश्ता रेडी करवा देती। वैशाली जी बोली। नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा। नमन बोला और जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल गया। ये लड़का भी ना। नमन को जाते हुए देखकर वैशाली जी बोली और घर में बने पूजा घर की ओर बढ़ गईं। कुछ समय बाद नमन की गाड़ी ऑफिस के पार्किंग एरिया में जाकर रुकी। नमन की गाड़ी को देखकर वॉचमैन ने जल्दी से ऑफिस का ताला खोल दिया। नमन गाड़ी से उतरा और सीधे गोडाउन की तरफ बढ़ गया। वहां बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे। नमन ने एक बॉक्स को खोला तो वो खाली था। फिर उसने दूसरा तीसरा बॉक्स खोला, लेकिन वो भी खाली थे। अब उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उमड़ आए थे। उसने एक एक करके सारे बॉक्स को चेक किया, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। नमन ने अपने हाथ से अपना माथा पीट लिया। हो ना हो, ये उसी स्नेहा का काम है। उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मुझसे अपना बदला ले सके और मुझे भाई के सामने नीचा दिखा सके। अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगा? परेशान सा नमन खुद से बोला। भाई को पता चले उससे पहले ही मुझे सारा मामला सेट करना होगा। उसके लिए चाहे मुझे उस स्नेहा की मिन्नत ही करनी पड़े। मैंने भी अगर उस लड़की से सच न उगलवाया तो मेरा नाम भी नमन राजपूत नहीं। नमन बोला और फिर उसने अपना फोन निकाला और स्नेहा का नंबर डायल किया। इधर स्नेहा भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसका फोन बजा तो उसने बिना देखे ही नींद में अपना फोन उठा लिया। क्या है यार, इतनी सुबह कोई किसी को डिस्टर्ब करता है? अभी 1 घंटे बाद फोन करना। नमन के बोलने से पहले ही स्नेहा बोली और उसने फोन काट दिया। नमन ने फोन को घूर कर देखा और वापस से स्नेहा का नंबर डायल कर दिया। कौन है ये जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? स्नेहा ने गुस्से में फोन उठाया तो देखा तो उस पर नमन का नाम बिलिंग हो रहा था, जिसे स्नेहा ने डायनासोर के नाम से सेव किया हुआ था। अभी के अभी ऑफिस आओ। इस बार स्नेहा के फोन उठाते ही नमन बोला। क्यों? अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये ऑफिस का टाइम नहीं है। सो गुड नाइट। अब दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। स्नेहा गुस्से में बोली। कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी आओ। रात को तुम्हें भाई ने बोला था ना सुबह जल्दी आने के लिए। स्नेहा फोन काटती इससे पहले ही नमन बोला। लेकिन बाद में उन्होंने मना भी कर दिया था। सो मैं नहीं आ रही और तुम्हारे कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। स्नेहा बोली। कंपनी से सारा माल गायब है। नमन बोला तो स्नेहा भी हैरान हो गई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद सारा माल चेक किया है। स्नेहा हैरान होते हुए बोली। तुम अभी के अभी 5 मिनट में ऑफिस पहुंचो। नमन बोला। मैं 5 मिनट में ऑफिस नहीं आ सकती, मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। स्नेहा बोली। ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नमन बोला और उसने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद स्नेहा भी जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। स्नेहा ऑफिस पहुंची तो उसे वहां नमन कहीं नजर नहीं आया। कहाँ हो तुम? स्नेहा ने फोन करके नमन से पूछा। गोडाउन में। जल्दी आओ, नमन बोला तो स्नेहा भी गोडाउन की तरफ बढ़ गई। क्या है ये सब? नमन ने स्नेहा को देखा तो उससे पूछा। बॉक्सेस हैं, और क्या है? इतना भी नहीं पता तुम्हें? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। माल कहाँ है? तुमने ही सारा माल गायब किया ना, ताकि मुझे भाई के आगे शर्मिंदा कर सको। नमन बोला तो स्नेहा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? स्नेहा गुस्से से नमन पर चिल्लाई। मैं बकवास कर रहा हूँ? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो बताओ, इन बॉक्सेस में पैक किया हुआ कपड़ा कहाँ है? नमन चिल्लाया। अब स्नेहा का गुस्सा नमन पर बढ़ने लगा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी उसका गला दबा दे। स्नेहा ने उसे घूर कर देखा और फिर उसकी आर्म को पकड़ा और उसे खींचते हुए गोडाउन के बाहर ले आई। क्या कर रही हो? नमन बोला। गोडाउन के पास ही खड़े वॉचमैन की नज़र स्नेहा और नमन पर गई
तो वो उन दोनों को हैरानी से देखने लगा। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैंने कहा, हाथ छोड़ो मेरा। वॉचमैन को देखते हुए नमन गुस्से में चिल्लाया और उसने स्नेहा के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। चुपचाप चलते रहो, स्नेहा नमन का हाथ दोबारा से पकड़ते हुए बोली और उसे खींचते हुए ऑफिस के अंदर ले आई। कमाल है, बॉस पर भी बॉस गिरी। यह तो एक गर्लफ्रेंड या एक बीवी ही कर सकती है। नमन और स्नेहा को देखते हुए वॉचमैन खुद में बड़बड़ाया। इधर स्नेहा नमन को खींचते हुए स्टोर रूम में ले आई। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? देखो, अगर तुम्हारा इरादा मुझे स्टोर रूम में बंद करने का है तो यहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साफ बता दो कि माल कहाँ है। नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला। दिल तो यही कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पर टेप लपेट कर और तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुम्हें यहीं बंद कर दूं। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली और फिर उसने स्टोर रूम की लाइट ऑन कर दी। स्नेहा ने सामने की ओर हाथ से इशारा किया तो नमन उधर देखने लगा। वहां बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हुए थे, जिनके ऊपर रायचंद कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। नमन ने एक बॉक्स खोला तो उसमें सारा माल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। पहले नहीं बता सकती थी कि माल स्टोर रूम में पड़ा हुआ है? नमन बोला। अगर फाइल पढ़ते और उस पर साइन करते तो अपने आप ही सारी डिटेल पता चल जाती, लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी घटिया सोच का इस्तेमाल करना था। अगर मुझे माल गायब ही करना होता तो यहाँ स्टोर रूम में ना छुपाती। और रही बात तुम्हें नीचा दिखाने की, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान पहले से ही कीचड़ में गिरा हुआ है उसे कोई कितना ही नीचे गिरा सकता है। इसने नमन को घूरते हुए बोली। नमन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। नमन अपने आप पर शर्मिंदा तो था ही साथ स्नेहा की बातें भी सुनकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब मुझे घूर क्या रहे हो? माल चेक कर लो, कहीं बीच में से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो तो तुम तो पाताल में ही चले जाओगे। स्नेहा नमन से बोली। बेवजह मेरी नींद खराब कर दी, स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली और वहां से बाहर की ओर आने लगी। तो नमन ने उसे रोका और बोला, कहाँ जा रही हो? माल चेक करने में मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ, जोर से ही बोल रहे हो कि माल चेक करवा दो। खुद ही कर लो, मैं जा रही हूँ सोने। स्नेहा पहले हंसी और फिर गुस्से से नमन से बोली, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है कि माल चेक करने में मेरी हेल्प करो। नमन बोला। गुड नाइट। स्नेहा ने नमन को घूर कर देखा और अपने केबिन में आ गई। नमन बस उसे जाते हुए देखता रहा। हाउ डेयर सी। इसे क्या लगता है कि अगर ये मेरी हेल्प नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता? नमन राजपूत अपना काम खुद कर सकता है। नमन खुद से बड़बड़ाया और फिर अपना काम करने में लग गया। इधर स्नेहा ने अपने केबिन में आते ही अपने बैग को टेबल पर रखा और वहां लगे सोफे पर लेट गई। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद करी और नींद लेने में लग गई। इधर नमन एक एक करके सारे बॉक्सेस को चेक करने में लग गया था। इसका मतलब वो लड़की सही कह रही थी, सारा माल सही है। गलती मेरी ही थी, उसने तो अपना काम सही से ही किया था। नमन खुद से बोला और स्टोर रूम से बाहर आ गया। नमन अपने केबिन में जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी नज़र स्नेहा की केबिन पर गई, जो उसके केबिन के बिल्कुल पास ही था। वहां रुक गया। उसने डोर नॉक किया और अंदर आ गया। नमन ने देखा तो स्नेहा सोफे पर लेटे हुए सो रही थी। उसकी लटें हवा के झोंकों से बार बार उसके गालों को चूम रही थी। नमन की नजर उसके चेहरे की मासूमियत पर जाकर रुक गईं। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी नजर उसके चेहरे से एक पल के लिए भी हटाए। नमन स्नेहा की ओर बढ़ गया। ना चाहते हुए भी वो स्नेहा की ओर खींचने लगा था, मानो उसका सारा गुस्सा हवा में छूमंतर हो गया हो। स्नेहा के बिल्कुल पास जाकर वो रुक गया और उसे निहारने लगा। स्नेहा की आंख खोली तो उसने नमन को खुद को घूरते हुए देखा तो वो चिल्ला उठी। हाँ, स्नेहा जोर से चिल्लाई। स्नेहा के चिल्लाने से नमन होश में आया। चुप। नमन अपने कानों पर अपने हाथ रखते हुए चिल्लाया। क्यों चिल्ला रही हो? नमन चिल्लाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा जल्दी से सोफे से उठ खड़ी हुई। वो मैं, हाँ, तुमसे सॉरी बोलने आया था। नमन हड़बड़ाहट में बोला। क्या? ऐसे कौन बोलता है सॉरी? सच सच बताओ, मेरा फायदा उठाने आए थे ना? स्नेहा बोली तो नमन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। क्या? तुम्हें पता भी है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला। अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है और तुम यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रहे हो, वो भी मेरे इतने करीब आकर? तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हो, यह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। स्नेहा बोली। मुझे कहती हो कि मेरी सोच घटिया है, लेकिन तुम्हारी सोच तो मुझसे भी घटिया है।
सोचा था कि तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोल दूंगा, लेकिन तुम ना तो मेरी सॉरी के काबिल हो और ना ही थैंक यू के। नमन बोला और वहां से जाने लगा तो कुछ दूर जाकर रुक गया और वापिस स्नेहा के पास आ गया। अगर फ्यूचर में मुझे किसी का फायदा उठाने की जरूरत भी पड़ी ना, तो तुम्हारा फायदा तो मैं कभी नहीं उठाऊंगा, समझी तुम? नमन बोला और स्नेहा के केबिन के डोर को गुस्से से धकेलते हुए वहां से बाहर आ गया। इडियट, जानती थी कि ये है ही घटिया इंसान। अभी मौका नहीं मिला तो फ्यूचर में किसी और का फायदा उठाएगा ये। छी छी, क्या यह सच में अभिमन्यु जीजू का भाई है? इसने नमन को जाते हुए देख खुद में बड़बड़ाई और जल्दी से केबिन के डोर के पास आ गई। उसने केबिन के डोर को अंदर से लॉक कर लिया। इधर नमन गुस्से में तिलमिलाया हुआ अपने केबिन में आ गया। उसने टेबल पर पड़ा हुआ सारा सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। समझती क्या है खुद को, जो मन में आएगा वही बोलेगी, नमन गुस्से में बोला। गुस्से में उसकी माथे की नसें फूलने लगी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। स्नेहा और नमन दोनों गुस्से में तिलमिलाए अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में? पता नहीं क्या हो जाता है मुझे उसे देखकर, क्यों उसकी ओर खिंच जाता हूँ। नमन जाकर अपनी चेयर से टेक लगाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर स्नेहा भी नमन को कोसते हुए अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि वो सच बोल रहा हो, स्नेहा बोली। और फिर अचानक से उसके चेहरे पर गुस्से के भाव वापिस उमड़ आए। वो मंद बुद्धि कुछ भी कर सकता है, घूर तो ऐसे ही रहा था। खुद में बड़बड़ाने के बाद इसने आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना काम करने में लग गई। एवेन्यू अपार्टमेंट्स। अब मनु ने डोरबेल बजाई तो कोमल ने दरवाजा खोल दिया। अनबी कहाँ है? अब मनु ने कोमल से पूछा। जी वो अपने कमरे में है, कोमल बोली। कोमल कौन है? रूम से बाहर आते हुए अनबी बोली। उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हाय, अभिमन्यु बोला। आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अनबी ने अभिमन्यु से पूछा। हाँ सब ठीक है, हॉस्पिटल जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। सॉरी, कल रात तुम्हें बताना भूल गया, अभिमन्यु बोला। इट्स ओके मिस्टर राजपूत, मैं भी भूल गई थी, अनबी बोली। तो चलें? अभिमन्यु ने पूछा। बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आई रेडी होकर, अनबी बोली। ओके, टेक योर टाइम, अभिमन्यु बोला और वहीं पास ही लगे सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने ईमेल चेक करने लगा। इधर कोमल किचन में चाय बनाने के लिए आ गई। चाय बनाते बनाते वो कुछ सोचने लगी। स्नेहा मेम साहब ने बोला था कि जब भी साहब आए तो उन्हें और अनवी मेम साहब को अकेले छोड़ देना। कोमल स्नेहा की बात सोचते हुए बोली। चाय बनाने के बाद उसने कप को ट्रे में रखा और उसे लेकर लिविंग एरिया में आ गई। साहब जी, वो मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। जब आप लोग हॉस्पिटल से आ जाएं तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। कोमल चाय की ट्रे अभिमन्यु के आगे रखते हुए बोली। हाँ, अपने मोबाइल में देखते हुए अभिमन्यु ने इतना ही कहा। फोन चेक करते करते अभिमन्यु चाय पीने लगा। इधर अनवी ने चेंज किया और अपनी कुर्ती में लगी बैग की जिप को ऊपर किया तो उसके बाल जिप में फंस गए। अनवी जिप में फंसे बालों को निकालने की कोशिश करने लगी। अरे यार, क्या मुसीबत है, इन्हें भी अभी उलझना था, निकल भी तो नहीं रहे हैं। अनवी बालों को निकालने की कोशिश करते हुए बोली। कोमल को बोलती हूँ, वो निकालेगी तो जल्दी हो जाएगा, अनवी खुद से बोली। उसने डोर को अनलॉक किया और डोर खोलकर कोमल को आवाज लगाने लगी। कोमल कोमल, अंदर आना प्लीज। अनवी ने कोमल को रूम में से ही पुकारा। अब मनु ने अनवी की आवाज सुनी तो वो उसके रूम की तरफ बढ़ गया। कोमल, जल्दी अंदर आओ, कब से आवाज लगा रही हूँ। मेरे बाल मेरी कुर्ती की जिप में अटक गए हैं और मुझसे निकल ही नहीं रहे हैं। इन्हें निकालने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अब मनु ने अनवी के रूम का डोर नॉक किया तो अनवी उस तरफ देखे बिना ही बोली। वो कोमल बाहर गई है, हमारे हॉस्पिटल से आने के बाद आएगी, अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी तरफ देखने लगी। ओह इट्स ओके, अनवी बोली। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कर देता हूँ, अभिमन्यु बोला। क्या? अनवी बोली। वो तुम्हारे बाल, अभिमन्यु बोला। हाँ, अनवी बोली और उसकी तरफ बैक करके घूम गई। अभिमन्यु अनवी के करीब आया तो अनवी की धड़कनें तेजी से भागने लगी। अभिमन्यु के हाथ अनवी की बैक पर टच हुए तो अनवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु के छूने से एक अलग ही एहसास अनवी के तन बदन को छू गया। अभिमन्यु अनवी के बालों को धीरे धीरे से जिब में से निकालने लगा। यूं तो अभिमन्यु अनन्या के लिए अनजान था, लेकिन फिर भी उसने अभिमन्यु को
अपने करीब आने का हक क्यों दिया, वो खुद भी नहीं जानती थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे करीब होने से एक अलग ही एहसास होता है, और वो एहसास क्या है ये मैं खुद भी नहीं जानती। आंखें बंद किए ही अनवी अपने मन में बोली। हो गया। अभिमन्यु बोला तो अनवी अपने ख्यालों से बाहर आई। थैंक्स। अनवी अभिमन्यु की तरफ बैक किए हुए ही बोली। चलें? अभिमन्यु बोला। हाँ। अनवी ने इतना ही कहा। छड़ी के सहारे चलते हुए अनवी अभिमन्यु के साथ चलने लगी, फिर अचानक से रुक गई। क्या हुआ? अनवी अभी पीछे की ओर मुड़ी ही थी कि अभिमन्यु ने उसे पूछा। वो रिपोर्ट्स भूल गई मैं। अनवी बोली। तुम रुको, मैं ले आता हूँ। अभिमन्यु बोला। चाय टेबल पर पड़ी हुई है। अनवी बोली तो अभिमन्यु अंदर अनवी के रूम की ओर बढ़ गया। अनवी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में अभिमन्यु रिपोर्ट्स लेकर उसके पास आ गया। अभिमन्यु ने घर को लॉक किया और फिर लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। यह लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? अभिमन्यु बोला और उसने फिर से बटन को प्रेस कर दिया, लेकिन लिफ्ट अभी भी रुकी हुई थी। अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में से फोन निकाला और सोसाइटी के चेयरपर्सन को फोन किया। कुछ समय बात करने के बाद अभिमन्यु ने फोन काट दिया। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अनवी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, वो लिफ्ट में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अभिमन्यु बोला। ओह, तो सीढ़ियों से चलते हैं? अनवी बोली। तुम चल पाओगी? अभिमन्यु ने पूछा। ऑफ कोर्स, ये छड़ी है ना मेरे पास, और आप भी तो मुझे संभालने के लिए हैं। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। अनवी का ध्यान अपनी बात पर गया तो उसने अपनी नजरें चुरा ली। तो चलें? अभिमन्यु अपना हाथ अनवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला। अनवी अभिमन्यु को देखते हुए मुस्कुरा दी और उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रख दिया। सीढ़ियों के पास आकर अनवी रुक गई। क्या हुआ? अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। ये तो बहुत सारी हैं। अनवी मुंह बनाते हुए बोली। डोंट वरी, मैं हूं ना। अभिमन्यु बोला तो अनवी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक फ्लैट उतरने के बाद उसके पैर में दर्द होना शुरू हो गया। अब उसके लिए एक कदम भी चलना भारी हो रहा था। अनवी के बिन बोले ही उसकी हालत अभिमन्यु को अच्छे से समझ आ रही थी। अनवी की तकलीफ को देखते हुए अभिमन्यु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनवी आंखें बड़ी करके अभिमन्यु को देखने लगी। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए बोली। तुम्हारी हेल्प। अभिमन्यु अनवी की तरफ देखते हुए बोला और आगे की ओर बढ़ने लगा। आप मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अनवी इधर उधर देखते हुए बोली। तुम कितना चल सकती हो? देखा मैंने अभी। तो चुपचाप कॉपरेट करो। अभिमन्यु अनवी को डांटते हुए बोला तो अनवी चुप हो गई। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अनवी बोली। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो तुम्हारी तकलीफ से। तो चुपचाप गोद में बैठी रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें नीचे उतारने वाला हूं नहीं। अभिमन्यु बोला तो अनवी ने चुपचाप अपनी बाहें उसके गले में चारों ओर लपेट दी। अनवी को देखकर अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु अनवी को गोद में लिए सीढ़ियां उतरने लगा। अनवी की नजरें तो अभिमन्यु के चेहरे पर ही जाकर रुक गईं। वो बड़े प्यार से उसे निहारने लगी। अभिमन्यु को अनवी की नजरों का एहसास हुआ तो बिना उसकी ओर देखे ही मुस्कुरा दिया। ऐसे क्या देख रही हो? अभिमन्यु अनवी से बोला। यूं ही। अनवी बोली। ऐसे देखोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा? अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी ओर आंखें बड़ी करके देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आपसे तो क्या, अब किसी से प्यार नहीं हो सकता। अनवी बिना किसी भाव के बोली। अच्छा, ऐसा क्यों? अभिमन्यु बोला। प्यार करना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अनवी बोली। और कौन कहता है कि दोबारा प्यार नहीं हो सकता? अभिमन्यु बोला तो अनवी उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसके पास अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं था। जरूरी नहीं कि अगर प्यार में एक बार धोखा मिले तो आपको हर बार धोखा ही मिलेगा। और फिर जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता, बस अट्रैक्शन होता है। अभिमन्यु बोला। अनवी बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देखती रही और उसे सुनती रही। बातों ही बातों में दोनों गाड़ी तक पहुंच गए। अभिमन्यु ने धीरे से अनवी को नीचे खड़ा किया और गाड़ी का डोर खोलकर उसे अंदर बिठा दिया। अनवी को गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद अभिमन्यु खुद ड्राइवर वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। काफी देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। एक बात पूछूं? खामोशी तोड़ते हुए अनवी बोली। हाँ। अभिमन्यु ड्राइव करते हुए बोला। आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो?
मेरी तकलीफ से आपको फर्क क्यों पड़ता है? अम्मी बोली तो अब मन्नू उसकी ओर देखने लगा। आप तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो, फिर भी मेरी हर चीज का ध्यान रखते हो। मेरी दवाइयाँ, मेरी अपॉइंटमेंट, सबका। क्यों? अम्मी ने अब मन्नू से पूछा। मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं, और एक दोस्त को दूसरे दोस्त का ख्याल रखने का हक तो होता ही है ना। इसने भी तो तुम्हारी दोस्त है ना, और वो भी तो तुम्हारा उतना ही ख्याल रखती है। अब मन्नू सोचते हुए बोला। तो अनवी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। वैसे तुम मुझे अपना दोस्त मानती भी हो या नहीं? अब मन्नू ने अनवी से पूछा। मेरे पास यही तो एक रिश्ता बचा है, दोस्ती का, जो आपके और स्नेहा के रूप में मुझे मिला है। आप दोनों के सिवाय मेरा है ही कौन? अनवी बोली। तो फिर दोस्ती में सवाल नहीं उठाए जाते? अब मन्नू बोला। तो अनवी बड़े प्यार से उसे निहारने लगी। अब मन्नू की बातें उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर करने लगी थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जाकर रोकी। अब मन्नू ने सहारा देकर अनवी को गाड़ी से बाहर निकाला। छड़ी और अभिमन्यु का सहारा लेकर अनवी धीरे धीरे अभिमन्यु के साथ आगे बढ़ने लगी। रिसेप्शन पर बात करने के बाद अभिमन्यु ने डॉक्टर के केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। मिस अनन्या, बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं आप। वेरी गुड, एंड डोंट वरी मिस्टर राजपूत, ये अब बिल्कुल ठीक हैं। 4 हफ्तों बाद इनका प्लास्टर भी खुल जाएगा। तब तक इनका पूरा ध्यान रखिएगा। दवाइयाँ टाइम से देते रहिए। अनवी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर पहले अनवी से और फिर अभिमन्यु से बोला। ओके, थैंक्स डॉक्टर, अभिमन्यु बोला। उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया और फिर अनवी को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। चलें, अभिमन्यु अनवी से बोला तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने अनवी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? अनवी को रास्ता थोड़ा अनजान लगा तो उसने अभिमन्यु से पूछा। मेरे घर, अभिमन्यु बोला। आपके घर? अनवी अभिमन्यु को देखते हुए बोली। हाँ, अभी लिफ्ट ठीक होने में टाइम है, और तुम बहुत भारी हो, अभिमन्यु ड्राइव करते हुए बोला। इतनी भी ज्यादा मोटी नहीं हूं मैं, अनवी अभिमन्यु को घूरते हुए बोली। मैंने मोटी नहीं, भारी कहा, और अब दोबारा तुम्हें गोद में उठाकर ऊपर चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, अभिमन्यु बोला। तो अनवी उसे घूरने लगी और उसका मुंह बन गया। अच्छा बाबा, सॉरी, जस्ट जोकिंग। मेरे परिवार से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा, अभिमन्यु बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। इधर स्नेहा अपने केबिन में बैठी हुई अपना काम कर रही थी। उसकी नज़र अपने हाथ में लगी रिस्ट वॉच पर गई तो 11 बज रहे थे। 11 बज गए। अब तो भूख भी बहुत जोरों की लग रही है, और ये काम ये भी ज़रूरी है। ऐसा करती हूँ, ये फाइल रेडी करने के बाद कैंटीन से कुछ खा लूँगी, स्नेहा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, और वापस काम करने में लग गई। नमन का केबिन। नमन के केबिन का डोर नॉक हुआ तो पियोन हाथ में टिफिन लिए अंदर आ गया। सर, आपके घर से खाना आया है, पियोन अंदर आते ही बोला। खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है, नमन पियोन से बोला तो उसने टेबल पर नमन के लिए खाना लगा दिया और केबिन से बाहर आ गया। अच्छा हुआ माँ ने खाना भेज दिया, आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, और अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, नमन बोला और एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालने लगा तो अचानक से रुक गया। उस नक्सड़ी ने भी तो कुछ नहीं खाया सुबह से। नमन को स्नेहा का ख्याल आया तो खुद बोला। फिर उसने पियोन को अंदर बुलाया और एक प्लेट को खाने से सजाकर उसे ऊपर से ढक दिया और प्लेट को उसकी ओर बढ़ा दिया। यह प्लेट मिस स्नेहा के केबिन में दे दो, उन्हें कहना कि अभिमन्यु राजपूत ने उनके लिए घर से खाना भेजा है। जी सर, पियोन बोला और प्लेट लेकर स्नेहा के केबिन की ओर बढ़ गया। पियोन ने स्नेहा के केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। मैम, वो अभिमन्यु सर ने आपके लिए खाना भेजा है, पियोन बोला। हाय, मेरे जीजू को मेरा कितना ख्याल है, भूख से मरे जा रही थी कि खाना सामने हाजिर हो गया। थैंक यू सो मच, स्नेहा को सोते हुए पियोन से बोली। खाना टेबल पर रखने के बाद पियोन स्नेहा के केबिन से बाहर आ गया। स्नेहा ने अपना लैपटॉप उठाया और अपनी खाने की प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। काम करते करते स्नेहा खाना खाने लगी। उधर अभिमन्यु अनवी को लेकर घर पहुंचा तो वैशाली जी उन दोनों को साथ देखकर खुश हो गईं। वहीं रुक जाओ, अभिमन्यु और अनवी आगे बढ़ने लगे तो वैशाली जी बोली। वैशाली जी की बात सुनकर अभिमन्यु और अनवी के साथ साथ राजेंद्र जी भी उनकी तरफ देखने लगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।